नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेंटर ऑफ साइंस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एनसीईआरटी एमसीक्यू। एनसीईआरटी एमसीक्यू, इस एनसीईआरटी एमसीक्यू के सीरीज में हम एनसीईआरटी के बेस्ट एग्जाम्पलर प्लस एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्लस बिटवीन द लाइन का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो लाइनों के बीच से क्वेश्चन बनता है। अगर इससे पहले का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से ऊर्ध्वापर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर और ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा है जो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहले ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन समझने से पहले आप समझिए कि सब्लिमेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। ऊर्ध्वापर्तन क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि जिसमें कोई ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव में परिवर्तन हुए सीधे किस में बदलता है? वाष्प में बदल जाता है। यानी जब हम इसे हीट देते हैं, कोई ठोस पदार्थ है, तो ये लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है। लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में, यानी वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तथा अब इस वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो वह फिर से द्रव में नहीं परिवर्तन होता है। द्रव में परिवर्तन नहीं होता है, सीधा किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हम कोई सब्सटेंस को हीट देते हैं तो डायरेक्ट ठोस से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर यही वाष्प को अगर हम कूल करेंगे तो फिर लिक्विड में यानी द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा। किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर बोलते हैं। सेकेंड है आयोडीन, थर्ड है कपूर और फोर्थ है ऑक्सीजन। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्लिमेशन हमें बताता है कि कोई सॉलिड को जब हम हीट देते हैं तब वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन तो हमारा सॉलिड है ही नहीं, क्योंकि ये गैस है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें उदाहरण नहीं बताना है। बाकी सब तो ऊर्ध्वापातन के उदाहरण है, यानी सब्लिमेशन के उदाहरण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोशिकीय ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम, लाइसोसोम, इनमें से सभी, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन के चलते इन कोशिकीय श्वसन के जो एंजाइम्स होते हैं, इनके चलते भोजन का क्या होता है? संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। भोजन का क्या होता है? संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसी के फलस्वरूप जो जीवों के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? जो ऊर्जा ढेर सारी मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। फिर से एक बार समझिए कि जो कोशिकीय श्वसन के जो एंजाइम्स होते हैं उनके चलते भोजन का क्या होता है? संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसी के फलस्वरूप जीवों को ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह भी बोला जाता है या पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 फुट में कितना मीटर होता है, ये हमें बताना है। तो 1 फुट को मीटर में कन्वर्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले होने चाहिए। जैसे 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये हम जानते हैं। और जो 1 फुट होता है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं, यानी 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यानी 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू 24 यानी 30.48 सेंटीमीटर। ये 1 फुट में इतने सेंटीमीटर हुए।
अब ऑप्शन जो हमारे हैं मीटर में है, क्वेश्चन में भी पूछा है कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर हमें पूछा जाए कि 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूछा जाए कि 500 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 मीटर। यहां भी हम सेंटीमीटर से किस में जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं, इसलिए 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.3048 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि 1 फुट में इतना मीटर होता है। ये बेसिक कन्वर्जन है, आपको पता होना चाहिए। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है, ये बात कंफर्म है। तो 1 केजी बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी हमें कितने जूल ऊर्जा देना होगा कि 1 किलो बर्फ आसानी से पिघल जाए। तो ये गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। आज जबकि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी लग गए हैं, तो अब हमें किसका निकाल लेना है, 1000 ग्राम का निकाल लेना है। अतः 1 केजी बर्फ को पिघलाने में लगा ऊर्जा कितना हो जाएगा, ये 80 कैलोरी आपका 1 ग्राम का है, जबकि हमारे पास कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है। कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है, यानी 80,000 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, अब 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है, तो 80,000 कैलोरी में कितना हो जाएगा, तो 80,000 इंटू 4.186 जूल। जब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 32, यानी 3.35 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप जब हल करेंगे तब, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि 1 केजी बर्फ को मेल्ट करने में हमें इतना जूल ऊर्जा देना होगा, जबकि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन में गिवन था। 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है, ये भी क्वेश्चन के गिवन में था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। असंपीर्ण यानी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यहां पदार्थ होना चाहिए। ऑप्शन ए है बर्फ, नमक, पत्थर, इनमें से सभी। सबसे पहले आप जानिए कि इनकम्प्रेसिबल किसे हम कहते हैं, यानी पदार्थ जो असंपीर्ण होते हैं, यानी जब ठोस पदार्थ पर हम दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर उनके आयतन को क्रमशः घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, सपोज करिए कि हमारे पास एक आलू है। इस आलू के ऊपर हम कितना भी फोर्स लगा दें, इसके इधर से इधर कितना ही लगा रहे हैं, इसका आकार को न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। इसलिए किसका एग्जाम्पल है, तो इनकम्प्रेसिबल का एग्जाम्पल है। दूसरी बात इसके पीछे की साइंस है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो इनका अंतरा अणुक जो स्थान होता है, यानी जैसे मान लीजिए ठोस पदार्थ है, तो जो इनका जो अंतरा अणुक जो स्थान होता है बहुत पास पास होता है। क्या होता है, बहुत पास पास होता है, और पास पास होने के चलते इतना पास पास होता है कि हम इस पे कितना हो फोर्स लगाते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ नहीं पाती है। ठीक है, और इनके कण नजदीक भी नहीं आ सकते हैं। पर इसका एक अपवाद है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाव रोटी, जिसे हम घरों में यूज करते हैं। पाव रोटी में क्या होता है कि ये भी ठोस ही पदार्थ है, ये भी इनकम्प्रेसिबल है, बट थोड़ा सा ये अपवाद में आता है, ये कंप्रेसिबल हो जाता है, क्योंकि जो इसके अंतरा अणुक स्थान जो होते हैं उनमें क्या भरा होता है, वायु भरा होता है। क्या भरा होता है, वायु भरा होता है। वायु भरने के कारण जब हम उस पावरोटी पे ऐसे दाब लगाते हैं, ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ता है, यानी आकार में परिवर्तन
हो जाता है, यानी संपीड़ित उसे किया जा सकता है दाब बढ़ाने पर। जब दाब जैसे ही बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो वायु होती है, अंदर जो वायु भरी होती है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। हालांकि वो भी ठोस पदार्थ ही है, बट इनकम्प्रेसिबल यानी असंपीड़ित का वो अपवाद माना जाता है। यहाँ पे बर्फ जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, नमक भी इनकम्प्रेसिबल है, पत्थर भी, क्योंकि आप इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा दे इसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी असंपीड़ित पदार्थ होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। वृत्तीय पथ कैसा उसका पथ है? वृत्तीय पथ है। इसका जो व्यास है वो कितने का है? मान लीजिए कोई ओ पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये जो व्यास है वो कितने का है? 280 मीटर का। ठीक है, दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकेंड लगता है। एक चक्कर में कितना सेकेंड? 50 सेकेंड लग जाता है। तो 2 मिनट 55 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? यानी आपको डिस्टेंस बताना है 2 मिनट 55 सेकेंड के बाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो चक्रों की संख्या होती है, चक्कर की जो संख्या होती है वो क्या होती है? टोटल टाइम यानी कुल समय बटे में एक चक्कर में लगा समय। एक चक्कर में जो समय लगता है वो एक चक्कर में लगा समय। तो टोटल टाइम यहाँ हमारा कितना है? 2 मिनट 55 सेकेंड है। यानी 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो 60 सेकेंड। ठीक है, तो 2 मिनट में कितना? तो 120 सेकेंड, और 55 सेकेंड ऑलरेडी है। तो यानी 5 5 2 7, टोटल कितना सेकेंड हो जाएगा? 2 मिनट में हमारा हो गया 120 सेकेंड और 55 सेकेंड यानी 175 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हमारा हो गया? 175 सेकेंड। ध्यान रहे 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हमने 2 मिनट पूछा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 120 हो गया, और 55 सेकेंड ऑलरेडी था तो मैंने 55 सेकेंड को ऐड कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ टोटल टाइम लिखना है। तो टाइम को ऐसा नहीं लिखेंगे कि 2 मिनट लिख देंगे और 55 सेकेंड लिख देंगे, दैट इज रॉन्ग। हमें या तो सेकेंड में ही लिखना है या तो मिनट में ही लिखना है। इसलिए हमने क्या किया? कन्वर्ट कर लिया किसमें? सेकेंड में। ठीक है, एक चक्कर में लगा समय कितना है? 50 सेकेंड है। ये भी क्वेश्चन के गिवन में है, 50 सेकेंड है। यानी सेकेंड तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। ये चक्रों की संख्या होगी, यानी 3 बार कंप्लीट करेगा और 1 बार आधा कंप्लीट करेगा। अब हम देख लेते हैं कि इस टोटल तो हमें डिस्टेंस बताना है ना, यानी जो पाथ है हमारा कैसा पाथ है? वृत्तीय पाथ है। तो जो वृत्तीय ट्रैक है इसकी परिधि क्या होती है? यानी सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस हो जाएगा पाई इंटू व्यास। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो हमारा व्यास है ये भी क्वेश्चन के गिवन में है। कितना है? 280 मीटर। कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, 7 4 जा 28 यानी 40 हो जाएगा। 880 मीटर हो जाएगा इस ट्रैक की परिधि। आपको यहाँ कंफ्यूजन एक हो सकता है कि हमने पाई इंटू व्यास क्यों लिखा है, जबकि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। अगर हम 2πr भी लिखते तो जो हमारा व्यास होता है रेडियस का क्या होता है? दुगना होता है। अगर मान लीजिए कि व्यास हमारा 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने क्या यहाँ लिखा है? पाई इंटू व्यास लिखा है। अगर 2πr भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लिखते, पाई का वैल्यू लिखते, आर तो हमें पता नहीं था तो 280 को आधा कर देते, तो 2 कैंसिल हो जाता, बात तो वही हो गई, पाई/7 इंटू 280। तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, 2πr लिखिए या पाई इंटू व्यास लिखिए। अगर रेडियस रहता तो 2πr ही लिखते, जबकि यहाँ व्यास है तो आप ऑलरेडी 2πr भी यूज कर सकते हैं, बट आपको डायमीटर जो है व्यास है उसमें 2 से डिवाइड करके रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन्होंने कितनी दूरी ट्रेवल की है, तो हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन्होंने कितनी, धावक द्वारा जो दूरी तय किया गया है, धावक द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है? तो टोटल चक्रों की संख्या यानी
कितना चक्कर धावक लगाया है, प्लस में जो ट्रैक की परिधि है, ट्रैक की परिधि। आपने अभी देखा कि चक्रों की संख्या हम कितना कैलकुलेट किए थे, 3.5 कैलकुलेट किए थे, और ट्रैक की परिधि थी जो 880 मीटर की थी। कितने मीटर की, 880 मीटर की। तो धावक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 3080 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। धावक ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 3080 मीटर कन्वर्ट किया, सॉरी 3080 मीटर ट्रेवल किया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, पराशण, विसरण, संकुचन, वाष्पोत्सर्जन। तो जो हमारा पराशण होता है वो क्या होता है, मूल रोम से जल का अवशोषित करता है। मूल रोम से जल का क्या करता है, अवशोषित, यानी एब्जॉर्प्शन करता है। कहां से, मूल रूप से। ठीक है, यानी अब जो विसरण हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान की क्रिया होती है विसरण द्वारा होती है, संकुचन होगा ही नहीं, वाष्पोत्सर्जन तो ऐसे ही नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो पराशण है, पराशण द्वारा पौधों में अपने मूल रूप से जल का क्या होता है, अवशोषण होता है या अवशोषित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होगा, तो विसरण द्वारा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इससे पहले का प्रैक्टिस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।